नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, आज आप लोगों से लोक प्रशासन के विषय में बात करना चाहूँगी। चूँकि ये हमारी शुरू की क्लासेस हैं, तो इसमें हम लोग पहले तो बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि जो आपका लोक प्रशासन का जो विषय है, ये क्लास स्पेशली फ़र्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी। तो आपका जो ये विषय है, अध्ययन के रूप में या एक सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक के रूप में आप लोग डेफ़िनेटली अभी अपने ग्रेजुएशन के फ़र्स्ट ईयर में आप इसको ज़रूर पढ़ रहे हैं। आपने एक विषय के रूप में इसे लिया है, जिसे आप कंटिन्यू करेंगे अपने आगे भी। लेकिन इसको आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा भी है, अनुभव भी किया है और जिया भी है। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो आपका पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, इसके 2 पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व और दूसरा है भारत में लोक प्रशासन। This subject you will be having 2 papers in your first year. The first will be elements of public administration and the second is Indian administration. So today we will like to discuss something on the first paper, but that is the basics. यानी आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उस पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, नॉट द होल पेपर डेफिनेटली। इट्स एन इंट्रोडक्टरी क्लास, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन किसे कहते हैं। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रशासन को समझ सकें। जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी कहा था कि प्रशासन सरकारी भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। यदि हम प्रशासन की बात करते हैं, तो प्रशासन यदि देखा जाए तो ये कोई आधुनिक प्रक्रिया नहीं रही है कि भाई अब आधुनिक समाज में या आधुनिक युग से हम इसको देख रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाएं या थोड़ा ध्यान रखें, तो ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी से मतलब आदिकाल के समय से आप कह सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपका ब्रिटिश कालीन है, मध्यकालीन है, आपकी मुग़ल या सल्तनत काल में रहा है, या मौर्य कालीन रहा है, या उत्तर वैदिक काल में रहा है। इसकी चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है, जिसको हम देखते रहे हैं। लिटरली प्रशासन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रशासन जो है वो 2 शब्द हैं उसमें, प्र और शासन। यानी कि प्र का मतलब क्या होता है? ये एक संस्कृत से वर्ड से बना हुआ है, प्र प्लस शासन, यानी उत्कृष्ट रीति से शासन करना, बहुत अच्छे ढंग से शासन करना। अब शासन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये समझने में हमें कठिनाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब व्यक्ति समूह में रहना सीख गया, तो अपने कई सारे काम ऐसे होते हैं जो वो अपने लेवल पर कर पाता है, अपने स्तर पर कर पाता है। किंतु इससे भी अधिक अगर इफ़ वी लुक इनटू द लार्जर पर्सपेक्टिव, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर टू बी डन इन अ कलेक्टिव एफर्ट, यानी सामूहिक रूप से किया जाता है। प्रशासन का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि उत्कृष्ट रीति से, यानी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सही ढंग से शासन करना। शासन किस पर किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा? डेफिनेटली जनता के लिए किया जाएगा, जनता के हित के लिए किया जाएगा। अगर हम ये बात करते हैं कि भी शासन क्या है, यानी इसको करने वाले कुछ लोग होते हैं और किसके लिए किया जा रहा है, वो हम लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर हम मानव की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बात करें, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रहा है राजनीतिक संगठन, और उसमें भी राज्य सर्वोपरि, क्योंकि राज्य आपकी राजनीतिक संगठन का ही एक सूचक है, एक सिंबल है। अगर हम बात करते हैं कि भाई पहले राज्य कैसे होते थे, देखो पहले तो क्या है, आदि मानव की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो वो अकेला रहता था,
खाना बदोश था, अपने हिसाब से जहाँ उसे ज़रूरत लगती थी उस हिसाब से रुक जाता था, गुफ़ाओं में रुकता था, जानवरों को मारता था और उस तरह की ज़िंदगी जीता था। लेकिन धीरे-धीरे वो परिपक्व होता गया, आप कह सकते हो सभ्य होता गया और कई चीज़ें उसने सीखीं और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उसने समूह में रहना सीखा। अब जब आप समूह में रहना सीखते हैं तो आप मिलजुल के कार्य करते हैं, आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते, आप उस समूह के उस एक यूनिट के एक पार्ट होते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग बनाए रखता है या सहयोग की भावना रखता है, मिलजुल के रहने की प्रक्रिया होती है, मिलजुल कर काम करने की भावना होती है। तब जाके आपका जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है वो पूरा हो पाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कोई भी काम जब करना है तो उसके लिए हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में सामूहिक प्रक्रिया चलती है, सहयोग की प्रक्रिया चलती है एंड अबव ऑल एक संगठन होता है, क्योंकि जब एक संगठन होगा तो उस संगठन का अपना एक उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपना काम करते हैं। पहले तो जब आदि मानव की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अपना हित ही देखता था कि भाई जानवर को मार लिया, अपनी ज़िंदगी गुजार ली, खेती करनी शुरू कर ली और फिर धीरे धीरे वो व्यापार भी करने लगा। तो बेसिकली पहले तो हुआ छोटा सा समूह होते थे, बीच कुछ 4 5 10 लोगों का एक समूह हो गया, धीरे धीरे कबीले बनने लग गए, कबीले से गांव, गांव से प्रांत, प्रांत से राज्य, राज्य से देश, इस तरीके से। और आज भी आप देखेंगे तो ये जो हायरार्की है, ये जो यूनिट्स हैं डिफरेंट, ये आपको आज भी मिलेंगी। आप अपने इंडिया में ही देख लीजिए, देखिए क्या है, देश देश क्या हुआ है, राज्यों में बटा हुआ है। राज्य किस में, ज़िले हैं, प्रांत है, उसके नीचे आपके क्या हैं, गांव हैं और कबीले भी हैं। अगर आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कबीला वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन ट्राइबल्स की, हाँ ये हमारा अपना एक कबीला है। तो पहले के जो राज्य होते थे, शुरू में तो उनका काम बेसिकली तो सबका काम शुरू से यही रहा है कि वो जनता के हित के लिए काम करें। लेकिन मध्यकालीन जब आप यूरोप में अगर आप देखेंगे तो क्या होता था कि धीरे धीरे ये महसूस किया गया, स्पेशली ये यूरोप जो अपने देश थे, यूरोपीय देश थे, वहाँ ये महसूस किया गया कि नहीं, व्यक्ति अपने आप में बहुत समझदार है, राज्य को कुछ ज़्यादा उसके हित के लिए या समाज कल्याण के लिए नहीं सोचना चाहिए। उसका काम है केवल राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अड़ोसी पड़ोसी राज्य अगर कुछ हमला कर देते हैं तो उनसे बचाए रखना, अर्थात कानून व्यवस्था का काम ही राज्य का होना चाहिए। बाकी राज्य को व्यक्ति के या प्रजा के जो काम है, उनके हित के लिए स्पेशली जो काम है वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपना भला बुरा खुद समझ सकता है। सो इट वाज बेसिकली कॉल्ड ना लेज़ेस फेयर, पुलिस राज्य जिसे आप कहते हैं, वो वाला कंसेप्ट चला था काफ़ी साल तक, ये सालों तक लिटरली ये चला। लेकिन फिर धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि इससे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं, बहुत सारे डिसबैलेंस हो गया है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इक्वालिटी नहीं है, सप्रेस किया जा रहा है लोगों को, लोगों में बहुत ही रिवोल्ट की भावना आ गई थी और साथ के साथ बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी उत्पन्न हो गई थी। और एक ओवरऑल अगर हम देखें कि भी समाज का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो नहीं था। बेसिकली समाज का विकास हम किससे कहते हैं, कि व्यक्ति का जो इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सामाजिक रिलेशंस जो होते हैं उसके वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा वहाँ पर सभी चीज़ों में डिटोरिएशन होता चला गया, यानी पतन होता चला गया। और फिर ये महसूस किया गया कि नहीं,
राज्य का काम केवल पुलिस राज्य नहीं है, राज्य का काम जनता की भलाई भी है। क्योंकि जब हम इतने बड़े स्तर पे बात करते हैं और काम करते हैं तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग इसीलिए तो अपने नेता चुनते हैं, इसीलिए तो सरकारें चुनी जाती हैं कि वो आपके बिहाफ पर काम करें यानी देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाए, कार्यक्रम बनाए और फिर उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो लोगों का भला सोचना, लोगों का मतलब हो गया यहाँ से हम लोग क्या एक व्यक्ति या कोई समुदाय स्पेसिफिक की बात नहीं है, यानी राज्य का या समाज का या देश की अगर हम बात करते हैं तो आज की तारीख में सभी राज्य मतलब देश, विश्व के जितने ही भी देश हैं आपको वहाँ पे उन सब का उद्देश्य क्या मिलेगा? कल्याणकारी। यानी आज के जो राज्य हैं वो कल्याणकारी हैं, चाहे व्यवस्था कोई सी भी हो, वेदर इट इज़ डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप तो खैर अब रही नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन कोई सी भी राजनीतिक व्यवस्था हो, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता की भलाई करना। तो मेरे ख्याल से अभी तो आप इतना तो समझ पाए होंगे कि भाई प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी है या फिर हम उसे किस हिसाब से उसको देख। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल के, प्राचीन यानी बहुत समय पहले से, तो अगर हम देखें तो लोक प्रशासन मानव समाज में सुरक्षा के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए, सभ्यता की उन्नति एवं संरक्षण के लिए एक मुख्य साधन रहा है। चाहे वो मोनजोदाड़ो हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, चीन हो, यूनान आदि कोई सी भी आप सभ्यता ले लीजिए, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, चाहे रोमन साम्राज्यों का निर्माण हुआ हो, इन सब की नींव एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासन के रूप में हम लोगों ने देखी है। यानी वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रशासन रहा है, तभी इन सभ्यताओं ने अपनी चरम सीमा पे ये लोग पहुँचे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्नति करी है हर प्रोस्पेक्ट से। आजकल लोक प्रशासन की सहायता में राज्य लोक कल्याणकारी को पूरा करने, लोक कल्याणकारी के जो कार्य हैं उनको पूरा करने में लगा हुआ है। जैसे कि हमने अभी कहा था, पहले पुलिस राज्य ज़्यादा डोमिनेटेड था, लेकिन आजकल जितने भी राज्य हैं, उन जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी हों, उनका मेन उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रशासन बेसिकली अगर हम देखें तो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जिसमें प्र उपसर्ग है और शास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। प्रशासन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, एड प्लस मिनिस्टर। आप लोग देख पाएंगे इसमें कि मैंने लिख रखा है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू एडमिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली derived from Latin word ad plus minister, where ad means to serve and minister means to manage things। देखिए जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये जो स्क्रीन पे जितना भी कुछ लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, हालांकि मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में भी कर रही हूँ, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं वो दोनों इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम दोनों से हैं। सो आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ connected with organizing and supervising the way an organization or institution functions। अर्थात प्रशासन एक ऐसी गतिविधियों की कड़ी है जहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य होता है सुपरविज़न करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, यानी संगठन को भी देखना और संगठन में जो भी कार्य चल रहा है उसका पर्यवेक्षण भी करना। अब जब हम संगठन और पर्यवेक्षण की बात करते हैं तो व्हाट डज इट इंक्लूड? इट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स creating rules and regulations, making decisions, management of operations, creating organization of staff to direct activities
टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। यानी ये जो संगठन की या पर्यवेक्षण है, ये सब चीज़ें तो आप प्रशासन में इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन प्रशासन का अर्थ इससे कुछ और अधिक होता है। यानी प्रशासन में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उसको, उस संगठन को चलाने के लिए, उस संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएं, कुछ उससे संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का आपस में सहयोगपूर्ण उनकी गतिविधियां रहें, इसको भी ध्यान रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये कोशिश होती है कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक कॉमन गोल के लिए, एक समान उद्देश्य के लिए काम करें, और वो समान उद्देश्य उस संगठन का क्या लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए काम होता है। अब इसको करने के बहुत से तरीके होते हैं। देखिए, जैसे हमने शुरू में ये डिस्कस किया कि प्रशासन दोनों तरीके का होता है, यानी सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन। हालांकि दोनों के उद्देश्यों में फ़र्क होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मीन्स किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप संगठन की स्थापना करते हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग है, देखिए आपके स्कूल्स हैं, स्कूल्स का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना आप लोगों को, है ना। उसके लिए स्कूल बना। अब वो जब स्कूल की स्थापना हो गई है तो उनका उद्देश्य क्या होगा कि भी बच्चों को पढ़ाई कराई जाए, बस इतना नहीं। उसके लिए वो क्या होगा, दे विल डू प्लानिंग। फिर वो क्या करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे, आपके टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। उस स्कूल के अपने कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, मीन्स कुछ नियम कानून होते हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं। अब केवल टीचर से तो स्कूल बनेगा नहीं, यानी बच्चे भी आएंगे। जब सब लोग होंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्लेग्राउंड की जगह प्लेग्राउंड चाहिए, क्लासेस की जगह क्लासेस चाहिए। एंड योर एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक्स, मीन्स केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा कि आपके सिलेबस में वो पढ़ा दिया और हो गई शिक्षा। इसका बहुत बड़ा आयाम है। मीन्स साक्षर होना अलग चीज़ है और शिक्षित होना अलग चीज़ है। इस विषय पे हम किसी और दिन भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी। साक्षर का मतलब क्या हुआ कि हाँ, आपने पढ़ लिख लिया, जो किताब में जो अक्षर लिखे हुए हैं, यू आर एबल टू रीड, योर ABCD एंड सेंटेंसेस। लेकिन इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर हिंदी वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ, इसका मतलब अगर आप शिक्षित हैं, देखिए साक्षर का मतलब होता है लिटरेट होना, है ना। शिक्षित इज़ एजुकेटेड। सो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग योर ABCD और क ख ग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इससे भी अधिक कुछ सीख सकें, समझ सकें। किताबी ज्ञान से परे भी आपके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखना कि स्कूल में केवल आप लोगों को साइंस, मैथ्स, इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग खेलते हैं, हमारी कोकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स होते हैं, डांस होता है, आप लोगों के अलग अलग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक ओवरऑल हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का विकास हो सके। यही चीज़ जब आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में भी उद्देश्य केवल आपको यही नहीं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की पढ़ाई कर ली और हो गया, कि आपने सोशोलॉजी पढ़ लिया, हिंदी का अपना कर लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, इंग्लिश कर लिया। नो, इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। आप जब कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वही सारी जो आप लोगों ने स्कूल में करी है, बट मे बी इन सम डिफरेंट कलर, और द स्पैन इज़ डिफरेंट, द वे ऑफ टीचिंग इज़ डिफरेंट, द वे ऑफ लर्निंग इज़ डिफरेंट। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वी विल डिस्कस सम अदर डे ऑन दैट आस्पेक्ट। तो बात हम कर रहे थे प्रशासन की। अब जब भी हमें किसी भी संगठन को चलाना होता है तो डेफिनेटली हम उसके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। टीम वर्क होता है, मीन्स वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। अब जब भी काम करें, फाइनेंस होता है, बजट, आप लोग फाइनेंस भी देखते हैं कि भी जो काम किए जाएंगे, जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या होगी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है। आप अपने उद्देश्य सेट करते हैं,
आप उस संगठन के विकास के लिए काम करते हैं। हर एक संगठन का अपना एक विज़न होता है। विज़न का मतलब फ्यूचर में मेरा इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, किन किन लोगों को लाभान्वित करेगा, सोसाइटी में क्या हेल्प हो सकेगी, बच्चों का कैसे विकास हो सकेगा। एंड इट्स नॉट इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट फॉर जस्ट फॉर बच्चे, मीन्स जो भी उससे जुड़े हुए हैं, चाहे एनजीओज आपकी चाहे सरकारी दफ्तर हैं, चाहे निजी दफ्तर हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन विजन। उनकी अपनी एक परिकल्पना होती है और उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए, अपने संगठन के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग उसमें जुटे हुए होते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग स्लाइड पे देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं। अब सबके अपनी अपनी डेफिनेशंस हो सकती हैं, यानी सब लोगों ने इसको अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। देखिए, हमारा जो विषय है लोक प्रशासन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, इसकी एक विषय के रूप में उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप में उतना स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका में इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज़ टेकन अ क्लियर स्टेप टुवर्ड्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब्जेक्ट। यूरोपीय देशों में भी हुआ था पहले, ये हम जब हमारा आगे का टॉपिक आएगा कि लोक प्रशासन विषय के रूप में इसका विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों से ये जिक्र करना चाह रही थी कि एक विषय के रूप में चूँकि ये पश्चिमी देशों से आया है, तो जब हम इस अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, स्पेशली जो हमारा फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी विचारक हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि बाहर के हैं। जैसे अभी आप स्लाइड के ऊपर भी दे सकते हैं, एल.डी. वाइट है, हर्बर्ट साइमन है, पिफनर है, आगे भी हम बहुत सारे नाम देखेंगे। और जब अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, देन स्टिल यू विल कम टू नो कि भाई हाँ, ये नाम थोड़े से दे आर नॉट इंडियन नेम्स एंड दे आर द नेम्स आर फ्रॉम, डेफिनेटली यू कैन रिकग्नाइज देम कि भी बाहर से हैं। उसका रीज़न यही है कि इसका विकास बेसिकली पश्चिमी देशों से हुआ है। तो इस विषय के ऊपर जिन लोगों ने अपने विचार रखे हैं, जिन लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो ज़्यादातर विदेशी थे। इसीलिए आप लोगों को एक बार नाम देख के थोड़ा सा अजीब लग सकता है, नए लग सकते हैं। तो मेरी आपसे को ये सजेशन है कि आप जब भी हम लोगों की क्लास होती है, उसके बाद आपको जो मैंने बुक्स बताई हैं, जो भी आपने बुक ली हैं, उसमें उस विषय को आप ज़रूर पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़िए। जैसे आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो आपकी जो बुक है, आपने जो भी बुक ली है, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितना लिखा हुआ है, बताया गया है, आप उसको पढ़िए। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो मैंने आपको बताया है और जो बुक में लिखा है, आप उसको कितना कोरिलेट कर सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। और दूसरा, चूँकि अब आप आगे पेपर्स भी लिखेंगे और समझेंगे भी, तो जब ये परिभाषाएं आएंगी या किसी किसी ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो वो जो नाम आप देखेंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। इट मे टेक सम टाइम, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है शायद किसी किसी बच्चे को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ये बोलते हैं कि मैडम ये कैसे नाम है, हम तो याद ही नहीं हो रहे हैं करके। तो इस विषय में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ये नियम बना लीजिए कि जब भी हमारी क्लास होगी, उसके बाद आप अपनी किताब खोलेंगे और आप उससे संबंधित जो भी उस पर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे, तो उससे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। वेल, कमिंग बैक टू डेफिनेशंस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पिफनर एंड प्रेथर्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन and direction of human and material resources to achieve desired ends। अगर आप इस परिभाषा को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं। देखिए, सबसे पहले है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यानी व्यक्ति और भौतिक संसाधन, और उनका
उद्देश्य क्या है? टू अचीव अ डिज़ायर्ड एंड मीन्स उस संगठन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो सब उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एल.डी. वाइट कहते हैं कि प्रशासन का जो संबंध है वह किसी उद्देश्य या लक्ष्य पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण को ही प्रशासन की कला हम लोग कह सकते हैं। मीन्स डायरेक्शन भी आप देंगे, आप कोऑर्डिनेट भी करेंगे और वो सब लोग मिलजुल के किसी एक उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। It's the same with Herbert Simon also. He also points out that in its broadest sense, administration can be defined as activities of group cooperating to accomplish common goals. So says the Luther Gulick. Administration has to do with the things, getting the things done with the accomplishment of defined common goals. अर्थात प्रशासन का संबंध कार्य को पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है। आपके सामने बहुत डिफरेंट मैंने आपको डेफिनेशंस यहाँ पे बताई हैं। इसके भी से भी ज़्यादा और भी बहुत हैं, तो आप उन सब के थ्रू जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए। और आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ें प्लीज़ बेटा, जो भी मैं पढ़ाऊँ आप एक बार उसको पढ़ के और उसके बाद किताब से आप लोग ज़रूर पढ़ें। तब तक अगली बार मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम।